बजट से बहुत दूर नहीं है और इस बीच मार्केट में किसी तरह का कोई सुधार नहीं है। ये दो चीज़ें हैं और इस बीच इन दोनों पॉइंट्स के साथ साथ में मैं अपने खास मेहमान को आज जोड़ना चाहूँगा, आशीष सोमैया को। और आशीष भाई का परिचय तो आपको क्या देना, आप इनको टेलीविज़न स्क्रीन्स पे लगातार देखते होंगे, हमारी नहीं बल्कि दूसरी स्क्रीन्स पर भी। सब लोग इनके इंटेलिजेंस के कायल हैं और इन्होंने एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे पहुँचे, वहाँ एक बड़ा फंड बनाया, अपनी मेहनत से मार्केट के अंदर प्रूव किया कि अगर अच्छी इंटेलिजेंस हो, डिसिप्लिन हो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, तो अच्छे बिजनेस भी क्रिएट किए जा सकते हैं। आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके और आप थोड़ा फैक्चुअली डाटा बोलते हो और ग्राउंडेड बात बोलते हो, तो इसलिए और अच्छा लगने लगता है। आशीष भाई इसी से शुरू कर रहा हूँ, मार्केट में एफआईज को क्या चाहिए इंडिया में? इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से इतने नाराज़ हो गए, एक पहली बार तो कम किया है सर 1-1.5 साल में। ऐसे तो कई देश कम करते हैं, चाइना ने भी कम किया हुआ है, तो हमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया थोड़ा सा जीडीपी नीचे कर दिया तो? और दूसरा, क्या हमारी वैल्यूएशन की ज़रा प्रॉब्लम थी? अब एफआईज को क्या चाहिए सर? 10% तो टूट गया ना इंडियन मार्केट, जितनी फ्रॉड थी वो तो छट गई। सो डिम्पी जी, कई बार मैं जब निवेशकों को मिलता हूँ लाइटर नोट पे मैं उनको बोलता हूँ कि जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर है। ये वैसे आमतौर पे सही है, लेकिन मार्केट्स में या एफआईआईस को लेकर के हमेशा ये सही नहीं है। क्योंकि एफआईआईस की सेलिंग क्यों होती है, उसके सारे के सारे जवाब हमारे अंदर से नहीं मिल पाएंगे हमको। हाँ जरूर, अगर आप रीजन खोजने को निकलेंगे तो ये बात सही है कि भाई वैल्यूएशन जितना चल गया उसके बाद थोड़ी अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट स्लो डाउन, ये सब मार्केट में सिक्लिकली होते रहता है। इसके लिए क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 8-10 बिलियन डॉलर बेच के निकल नहीं जाते हैं? तो कारण केवल हमारी परफॉर्मेंस का नहीं है। कारण ये भी हो सकता है कि भाई सारे के सारे इमर्जिंग मार्केट्स डॉलर के अप्रिसिएशन का मार झेल रहे हैं। तो ये केवल इंडिया का बात नहीं है। आप हर एक इमर्जिंग मार्केट के फ्लोज देखिए, हर एक इमर्जिंग मार्केट की करेंसी देखिए। अभी एक तरीके से एक ट्रम्प ट्रेड चल रहा है। आप देखिए सितंबर अक्टूबर से, जब से यूएस इलेक्शंस की तैयारी हुई और इलेक्शंस के बाद से लेके अभी तक एक तरीके से एक ट्रम्प ट्रेड दिख रहा है। तो ये टेम्पररी, इसको टेम्पररी मानना चाहिए हमको, और ज़्यादा लंबे अरसे तक इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। पेशेंस रखनी चाहिए आने वाले महीने 2 महीने के लिए, और फिर माहौल आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। आशीष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। आशीष जी, अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो Q3 के जो नतीजे आए हैं, अगर हम दो बड़े सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग दिग्गज जो हैं आईसीसी बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक, इनके नतीजे ठीक आए। अगर हम टेक्नोलॉजी आईटी की बात करें तो वहाँ पर भी नंबर थोड़े थोड़े हमें बहुत कोई निराशाजनक ऐसे दिखे नहीं। आपकी रीडिंग क्या कहती है? आपके हिसाब से माली अर्निंग थोड़े से और स्ट्रांग आ जाते हैं तो क्या एफआईज की वापसी होगी या फिर अभी थोड़ी दूर की चीज़ है वो? सी एफआईआईस की वापसी होने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनिशियल यूफोरिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो अनाउंसमेंट्स का, कि भाई भारी 500 बिलियन डॉलर की एआई में इन्वेस्टमेंट होगी, हम जो लोग यूएस में अगर पैसा नहीं लगाएंगे, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। तो बढ़िया अनाउंसमेंट्स इन्होंने किए हैं। फिर टैक्स कट्स की बात की है। तो इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स या काफ़ी सारा ऐसा मार्गदर्शन दिया है जिससे कि एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि भाई यूएस में हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग तो छोड़ो, काफ़ी पैसा लगेगा, काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगी और यूएस की मार्केट स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ चली जाएगी, ऐसा अभी एक फीलिंग है। लेकिन देखिए, कोई भी मार्केट हो, वो कभी कोई स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई हमारा अमृतकाल आने वाला है, तो अमृतकाल तो आएगा ज़रूर, लेकिन मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है ना, वॉलेटिलिटी ऊंच नीच होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक यूएस में एक तरीके से ये ट्रम्प ट्रेड चल रहा है, यूएस डॉलर जब तक स्ट्रांग है, ये आने वाले महीने 2 महीने की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली लंबे अरसे में इवन यूएस गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती है कि भाई डॉलर का अप्रिशिएट होता रहे और बाकी करेंसीज डेप्रिशिएट होती रहे। अगर इनकी करेंसी अप्रिशिएट होती रहेगी तो फिर टैरिफ्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। जितना टैरिफ है उससे ज़्यादा तो करेंसी में ऑफसेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये सब टेम्पररी मूवमेंट्स हैं, इसमें ज़्यादा हमको रीड नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली एक लेवल पे रुपये का वैल्यू भी आकर्षक हो जाएगा और एक लेवल पे मार्केट का वैल्यूएशन भी आकर्षक हो जाएगा, और अल्टीमेटली मार्केट में सभी लोगों को रिटर्न्स बनाना है। तो रिलेटिव वैल्यू पे चलता है मार्केट। इंडिया के अंदर सेक्टर टू सेक्टर आप देखें तो भी रिलेटिव वैल्यू मैटर करता है। अगर आप डेवलप्ड मार्केट वर्सेस इमर्जिंग मार्केट देखें तो भी रिलेटिव वैल्यू मैटर करता है। तो अभी एक तरीके से अमेरिका के फेवर में यूएस डॉलर में एक तरीके से एक मोमेंटम बन गया है।
तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा साइड पे टाइम निकालना चाहिए और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आने वाले महीने 2 महीने में ये चीज़ें अपने आप रिवर्स होने लगेंगी। रियली वेल एक्सप्लेन्ड आशीष जी। गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। अब बात करते हैं बजट विश लिस्ट फॉर 2025 की, और इसी तर्ज पर बाकी सारे क्षेत्र जिस पर फोकस होना चाहिए इस पर तो बात करिएगा ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है 1 दशक पहले लॉन्च किया गया था इन ऑर्डर टू रेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहां से लेकर अब तक हमने डेवलपमेंट भी देखा है, बट डू यू थिंक कि ये एक हिस्सा बन रहा है बजट विश लिस्ट का? बजट में मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो एक तो होते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स, और हमने देखा है कि ये जो सरकार है वो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स है, चाहे अगर आप देखें कि भाई 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट था, या नए फैसिलिटीज के लिए कंसेशनल टैक्स रेट 15% का था, या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को आप देखिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो सरकार, मैंने देखा है कि काफ़ी प्रोएक्टिव है और बजट का इंतजार नहीं करते हैं। जब रिक्वायर्ड हो तब बड़े बड़े इनिशिएटिव्स बजट के बाहर भी लिए जाते हैं, पहली बात। तो एक तो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा बजट के ऊपर डिपेंड करती हुई हमने देखी नहीं है। दूसरी चीज़ जो आप मैन्युफैक्चरिंग की बोल रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग भी जब देखते हैं, चाहे आप न्यू आईपीओस देखें, चाहे आप एसएमई लिस्टिंग्स देखें, चाहे आप मेन बोर्ड पे भी आईपीओस जो आप देख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग पिछले 4-5 साल में जो भी चीज़ें चली है पॉलिसीज की वजह से, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स देख लें, केमिकल्स देख लें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स देखें, कई सारे सेक्टर्स, सब सेक्टर्स में, डिफेंस को भी आप देखिए, तो कई सारे सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग में जिन कंपनियों के साथ हमारी रिसर्च टीम डील करती है, वहाँ पे न्यू आइडिएशन और कंपनियों का जो बुलिशनेस है वो देखने को मिलता भी है। और बजट पे तीसरी बात अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कोई चेंजेस ना हो यही बेटर है। क्योंकि अभी देखिए जुलाई में बजट था जब कैपिटल गेन्स को रिव्यू किया गया है। आप देख सकते हैं कि भाई उसको हम अभी बस 8-9 महीने हुए हैं, तो फिर से टैक्सेस को चेंज करना, मुझे नहीं लगता है कि कैपिटल मार्केट्स में कोई ज़्यादा टैक्सेस को चेंज करना चाहिए, क्योंकि लोगों को सेटल करने के लिए भी टाइम चाहिए। दूसरी बात यह है कि भाई आज अगर हम डिस्कस करते हैं कि भाई मिडिल क्लास के ऊपर जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई डिमांड कम हो रही है, कंजम्पशन कम हो रहा है, और टैक्स की और महंगाई, हर चीज़ों का मार एक सिलेक्ट पॉपुलेशन के ऊपर पड़ रहा है, तो उसको रिव्यू करना चाहिए। और अगर कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एसटीटी को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि देखिए एसटीटी का जो कलेक्शन है वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो एसटीटी कलेक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन एसटीटी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के एवज में लगाया गया था, और एसटीटी जो है इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ते हैं, इससे मार्केट की एफिशिएंसी कम होती है और मार्केट में फ्रिक्शन बढ़ता है। तो अगर कुछ रिव्यू करना ही है तो एसटीटी को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी रिपोर्ट किया गया था कि भाई ये टारगेट से ज़्यादा कलेक्ट हुआ है, और इसमें बढ़ने की ही गुंजाइश है आगे जाकर के, क्योंकि मार्केट का पार्टिसिपेशन और वॉल्यूम बढ़ने ही वाला है। तो अगर कुछ रिव्यू करना है तो डेफिनेटली मिडिल क्लास को किस तरीके की रियायत दी जाए उसको देखना चाहिए, और कैपिटल मार्केट्स की बात करें तो एसटीटी को देखना चाहिए। भाई आपके विचार तो काफ़ी नेक हैं, बट मेरे को लगता नहीं कि एसटीटी और एलटीसीजी के अंदर कोई जल्दी जल्दी चेंज होगा। फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको पता है कि पूरे बजट के अंदर जब सारी जगह तालियां बज रही थी, एक जगह पर मायूसी छाई हुई थी, वो था कैपिटल मार्केट्स को F&O के ऊपर ड्यूटीज़, ये ड्यूटी हटा देना, वहाँ से ज़्यादा पैसे ले। तो मेरे को लगता नहीं कि 8 महीने में FM का मूड बदल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ एसटीटी और एलटीसीजी वाले मैटर्स पे थोड़ी कोई रियायत आ जाए। लेकिन मैं आपके सेकंड पॉइंट के साथ ज़्यादा एग्री करता हूँ कि टैक्स और इन्फ्लेशन को लेकर सोचा जाए। मैं इस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले ना मेरे को आपसे एक अलग सा क्वेश्चन पूछना है, अगर आप इजाज़त दें तो। आप आशीष भाई, आप पहले ही एकदम से इतनी बड़ी कंपनी आपने नहीं खोली होगी, और पहले जहाँ आपने अपना करियर, ऑफ कोर्स पहले खुद भी ट्रेडिंग की होगी या इन्वेस्टिंग भी की होगी, तो उस समय भी बाज़ार गिरते थे, उस समय भी इसी तरह की तकलीफ आती होंगी। तो आप उस समय क्या करते थे? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। आज जब उस समय मार्केट गिरता था या प्रॉब्लम्स आती थी, उस समय आप क्या करते थे? आप वाइट ऑक छोड़ दो, सिर्फ आशीष सुमैया बताओ क्या करता था। सो डिम्पी जी, एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, मैं तो 25 साल से सेम काम कर रहा हूँ, तो जब मार्केट खराब होता है तो हमारा ज़्यादा समय हमारे निवेशकों और जो वित्तीय सलाहकार होते हैं, जो हमारे चैनल पार्टनर्स होते हैं, जो हमारे
निवेशक और चैनल पार्टनर्स इनके साथ इंटरेक्शन करने में ज़्यादा समय जाता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारा काम केवल ये नहीं है कि भाई पैसा मैनेज किया जाए, इंडेक्स को बीट किया जाए, लोगों का हाथ पकड़ के लोगों को हमारे साथ भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर लोग हमारे साथ रहेंगे नहीं तो हम रिटर्न किसको देंगे। तो ऐसे समय पे लोगों का डटे रहना बहुत ज़रूरी होता है, और लोगों के डटे रहने के लिए उन लोगों को एक विजन देना, एक व्यू देना या उनके साथ चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आमतौर पे जब बाजार खराब होता है तो हमारा ज़्यादा समय लोगों के साथ बातें करने में और कम्युनिकेशन में जाता है। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि अल्टीमेटली देखिए, मार्केट में जो ऊंच नीच है, मैंने देखा है कि हर साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार मार्केट 12-15% गिरता ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। और हर लगभग ऑन एन एवरेज हर तीसरे साल या दूसरे साल मार्केट एक न्यू हाई बनाता है, ये भी लगातार चलता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हर बार क्या होता है कि भाई कारण अलग होते हैं, चर्चा के कारण होते हैं। अब ट्रम्प प्रेसिडेंसी, ट्रम्प ट्रेड की बात चल रही है, 2 साल पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही थी, उसके पहले कुछ और बात, कोविड चल रहा था, उसके पहले IL&FS का डिफॉल्ट चल रहा था। तो क्या है कि भाई टॉपिक चेंज होते रहते हैं, लेकिन मार्केट तो जैसा है वैसा ही है। और लंबे अरसे में पिछले 30-35 साल में काफ़ी टॉपिक आए जो लोगों ने डिस्कस किए और वो टॉपिक निकल गए। और ये भी सही है कि भाई लंबे अरसे में सेंसेक्स 13-14% कंपाउंड करते चला है और हर 5वें साल में पैसा डबल होता है। तो ये मार्केट का चलन है, और ऐसे समय में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कम्युनिकेशन में जाता है। नहीं, पॉइंट आपका टेकन है कि किसी भी चीज़ को ज़रूर नोटिस करो, लेकिन इतना भी नोटिस ना करो कि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही बिगड़ जाए। फिलहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जल्दी मुलाकात होती है आपसे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।